आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो ज्योतिषाचार्य कीरो जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कीरो जो थे वो विश्वविख्यात हस्त विज्ञान विशेषज्ञ, अंकशास्त्री, ज्योतिष विद्वान और अत्यंत सफल भविष्यकर्ता थे। कीरो का जन्म सन 1866 में एक नॉर्मन कुलीन परिवार में हुआ था। वह बाद में इंग्लैंड में आकर बस गए थे। वैसे तो उनका वास्तविक नाम काउंट लुई हैमन था। लगभग 40 वर्ष तक वे निरंतर गुप्त विद्याओं का अध्ययन करते रहे, शोध करते रहे। अपने कार्य क्षेत्र से जैसे ही उन्होंने अवकाश लिया तो उसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। परंतु हस्त विज्ञान, अंक ज्योतिष आदि पर उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखकर छोड़ दी थी और उन विषयों के द्वारा आगे ज्योतिष में अपना करियर बनाने वाले लोगों को सदा मार्गदर्शन करती रहेगी। अपनी जगत प्रसिद्ध और सत्य भविष्यवाणियों के कारण इस क्षेत्र में उनको एक अत्यंत सम्मानित और प्रतिष्ठित पद मिला था, स्थान प्राप्त हो गया था। जब तक संसार में हस्त विज्ञान तथा ज्योतिष पर विश्वास रहेगा तब तक कीरो का नाम सदा आदरपूर्वक लिया जाएगा। अपने जीवन काल में कीरो ने प्राध्यापक, जनवक्ता, पत्रकार और संपादक के रूप में लंदन और पेरिस में काम किया। उन्होंने संसार भर का भ्रमण किया। हिंदुओं और अन्य प्राचीन जातियों द्वारा छोड़े गए गुप्त विद्याओं का रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे अपनी जीवन वृत्ति के आरंभ में सुदूर के देशों में तथा भारत में बहुत दिन तक रहे। कीरो का यह विश्वास था कि हस्तरेखा विज्ञान के सर्वप्रथम ज्ञाता भारतीय हिंदू ही थे, जिनकी ज्ञानमयी सभ्यता संसार की अनेकों सभ्यताओं को नष्ट हो जाने पर भी अब तक जीवित है। भारत में रहकर कीरो को ज्ञात हुआ कि आर्यों के समय में भी हस्त विज्ञान को उस समय के समाज में मान्यता प्राप्त थी। अनेक ज्ञान को प्रमाणित करने वाले कुछ ग्रंथों के अवशेषों को देखने का कीरो को अवसर प्राप्त हुआ था। कीरो का यह दृढ़ विश्वास था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी किया है, कि भारत में ऐसी इमारतों के अवशेष मौजूद थे जो भारत की प्राचीन सभ्यता और उच्च ज्ञान के जीवित प्रमाण बने हुए थे। जिन दिनों कीरो भारत में भ्रमण कर रहे थे, उन्हें पता चला कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जोशी जाति के हिंदू विद्वान अविस्मरणीय काल से रहते हैं, हस्त विज्ञान का प्रचलन कर रहे हैं। कीरो को उन्हीं दिनों हस्त विज्ञान पर एक अद्भुत और अत्यंत प्राचीन ग्रंथ को देखने तथा परीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह एक ब्राह्मण घराने के पास था। वे ही उसे समझ सकते थे और एक बहुमूल्य खजाने के समान सुरक्षित रखते थे। यह ग्रंथ मानव चर्म का बना था और इस ग्रंथ के पृष्ठों को अत्यंत सावधानी और निपुणता के साथ रखा गया था। वह आकार में बहुत बड़ा था और उसमें सैकड़ों चित्रित उदाहरण, रेखाएं और चिन्ह सत्य प्रमाणित हुए थे। उस ग्रंथ के संबंध में एक विचित्र बात यह थी कि वह किसी लाल रंग की स्याही से लिखा गया था, जिसके द्वारा लिखावट के युगों का अंतराल भी ना मिटा पाया था, ना ही धुंधला कर पाया था। पता नहीं कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लाया गया था कि प्रत्येक पृष्ठ ऐसा चमकता था जैसे उस पर ताजिश वर्णिश की गई हो। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह अत्यंत प्राचीन काल की रचना थी। वह ग्रंथ 3 खंडों में बटा हुआ था। प्रथम खंड किसी ऐसी प्राचीन लिपि में था जिसको बहुत सीमित लोग ही समझ पाते थे। कीरो को विश्वास था कि भारत में अनेकों ऐसे प्राचीन ग्रंथ मौजूद थे, परंतु उनको ऐसे रहस्यपूर्ण तरीकों से रखा गया था कि किसी को उनकी हवा भी नहीं लगने पाती थी। कीरो के मत अनुसार हस्त विज्ञान का ज्ञान भारत से ही दूसरे देशों में फैला है। अन्य देशों में उसके अनुभव अनुसार नए रूप धारण किए, परंतु यह प्रमाण नहीं मिलते कि कब और किस तरह यह ज्ञान एक देश से दूसरे देश में पहुंचा है। यह अवश्य था कि प्राचीन काल में चीन, तिब्बत, पारसिया, जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है, और मिस्र में हस्त विज्ञान का प्रचलन था। हस्त विज्ञान को आधुनिक रूप यूनानी सभ्यता द्वारा प्राप्त हुआ। कीरो को ऐसा प्रमाण प्राप्त हुआ कि ईसा से 423 वर्ष पूर्व यूनान में हस्त विज्ञान के विद्वान मौजूद थे। हस्त विज्ञान की ऐसी प्राचीन पुस्तकों का भी पता चला जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई थी और सिकंदर महान को भेंट की गई थी। संसार भ्रमण करने के बाद और पर्याप्त ज्ञानोपार्जन के पश्चात कीरो ने लंदन में एक कार्यालय अपना स्थापित किया। कुछ ही समय बाद वह प्रसिद्ध हो गए और संसार की प्रमुख हस्तियां उनके मुवक्किलों में थीं।
कीरो ने यूरोप के मुख्य शासकों, गणतंत्रों के अध्यक्षों और व्यापार क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के हाथों की परीक्षा की और उनमें अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया कि कीरो के फलादेश चमत्कारपूर्ण रूप से सत्य निकले थे। कीरो अनेकों बार संयुक्त राज्य अमेरिका भी गए थे, जहां बड़े बड़े आदमी उनके पास अपना भविष्य जानने के लिए आते थे। मार्क ट्वेन, स्पेन के इन्फेंटा, यूलोलिया, सर आर्थर सालिवान, प्रसिद्ध अभिनेत्री सारा बर्नहार्ट, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे जिनके हाथों की परीक्षा करके कीरो ने फलादेश दिए थे। हाथ की परीक्षा के बाद अपने फलादेश में प्राय कीरो हस्त विज्ञान के साथ साथ अंक शास्त्र और फलित ज्योतिष की विलक्षण योग्यता का भी सहारा लेते थे। उनका मत था कि फलित ज्योतिष और अंक शास्त्र मनुष्य के चरित्र और उसके भाग्य की सही सही जानकारी देते हैं। एडवर्ड सप्तम की मृत्यु से वर्षों पूर्व कीरो ने उनकी मृत्यु के वर्ष, मास और तारीख के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। कीरो ने अपनी पुस्तक में बुक ऑफ नंबर्स में लिखा है कि जब वह एडवर्ड सप्तम से मिले थे उस समय वह प्रिंस ऑफ वेल्स थे। उनके भविष्य के बारे में बताते हुए कीरो ने कहा था कि उनके भाग्य से संबंधित 9 और 6 अंक थे। जिस घड़ी ये दोनों अंक एक साथ आ जाएंगे वह घड़ी उनके लिए सबसे अशुभ होगी। एडवर्ड सप्तम की मृत्यु उनके 69वें वर्ष में हुई थी। कीरो ने यह भी बताया था कि उनकी मृत्यु की तारीख 6 होगी। एडवर्ड की मृत्यु 6 मई को हुई थी। इस शताब्दी के आरंभ में कीरो ने एक सैनिक का हाथ देखकर बताया था, तुम एक दिन बहुत उच्च सैनिक पद पर पहुंचोगे, परंतु तुम्हारी मृत्यु युद्ध के मैदान में नहीं, तुम्हारी मृत्यु 66 वर्ष की अवस्था में जल में डूबकर होगी। यह सैनिक बाद में लॉर्ड किर्चनर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भारतीय सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी बना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वह ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। लॉर्ड किर्चनर की मृत्यु सन 1916 में उनके जहाज़ के डूबने से हुई। उस समय वह 66 वर्ष के थे। ब्रिटेन के युवराज के हाथ कीरो ने उनकी तरुणावस्था में देखे थे। उस समय उन्होंने बताया था, राजकुमार एक प्रेम के चक्कर में इतने फंस जाएंगे कि अपनी प्रेमिका के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि राज सिंहासन तक का भी परित्याग कर देंगे। यह सर्वविवादित है कि राजकुमार के जीवन में एक अमेरिकी महिला प्रविष्ट हुई जो 2 बार तलाक ले चुकी थी। उससे राजकुमार के गूढ़ प्रेम संबंध स्थापित हो गए। उन्हें हट थी कि इस महिला के साथ ही विवाह करेंगे। जब वह सम्राट बने तब अपनी बात पर अटल रहे और अंत में अपने प्रेम को प्राथमिकता देकर उन्होंने राज सिंहासन को छोड़ दिया, क्योंकि मंत्रिमंडल ने सम्राट को ऐसी स्त्री से विवाह करने की अनुमति नहीं थी जो शाही परिवार के नहीं थे। कीरो की यही भविष्यवाणी भी सत्य प्रमाणित हुई। कीरो संसार में होने वाली घटनाओं के संबंध में सत्य प्रमाणित होने वाली चमत्कारपूर्ण भविष्यवाणी को देखकर इस बात की पुष्टि हो जाती है। कीरो को मेदिनीय ज्योतिष का भी पूर्ण ज्ञान था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और भारत के संबंध में कीरो ने जो भविष्यवाणी की वे 100% सत्य निकली थी। इटली के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कीरो ने कहा था कि वह शीघ्र ही इटली एक शक्तिशाली युग में पदार्पण करेगा और वह यूरोपीय देशों को एक शक्तिशाली लड़ाका राष्ट्र होगा। ये दोनों ही भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इटली ने एक लोहार के बेटे मुसोलिनी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और सफल युग में प्रवेश किया। मुसोलिनी और उसकी काली वर्दी वाले अनुयायियों ने इटली पर शानदार शासन किया और वहाँ का राजा मूक दर्शक बना हुआ गद्दी पर बैठा रहा। कीरो ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड प्रेडिक्शन में लिखा था कि अमेरिका अगले कुछ वर्षों में उद्यान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज करेगा। उसकी यह भविष्यवाणी फलीभूति हुई। चंद्रतल पर सबसे पहले मानव को उतारने का श्रेय अमेरिका को ही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भी अमेरिका ने अनेक प्रयोग अंतरिक्ष यानों द्वारा किए। कीरो ने भविष्यवाणी की थी कि सुदूर पूर्व में विशेष तौर पर अमेरिका और जापान के बीच काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा ही हुआ था। एक और ऐतिहासिक भविष्यवाणी कीरो ने की थी कि आखिर में सभी विश्व शक्तियाँ धीरे धीरे पूर्व से अपनी सत्ता हटा लेंगी। पूर्व को सबसे पहले फ्रांस ने छोड़ा। इसके बाद शक्तिशाली अमेरिका के वियतनाम से अपनी फौजी सत्ता हटाने को विवश होना पड़ा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड प्रेडिक्शन में कीरो ने भारत के संबंध में भविष्यवाणी की थी कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के सामने बंदूकों, तोपों और बमों की एक न चलेगी और इंग्लैंड को अवश्य एक दिन भारत को स्वतंत्रता देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में भयानक सांप्रदायिक दंगे होंगे। ये सब भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई और आज भी हो रही हैं। द्वितीय महायुद्ध 1939 में छिड़ा, परंतु उससे 12 वर्ष पूर्व कीरो ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड प्रेडिक्शन में इस महायुद्ध के संबंध में भविष्यवाणी कर दी थी। कीरो की अन्य भविष्यवाणी जो सत्य प्रमाणित हुई वो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका सबसे अंत में शामिल होगा।
द्वितीय महायुद्ध में सबसे अधिक क्षति ब्रिटेन को पहुंचेगी। लंदन के अधिकांश भाग और पूर्वी किनारे पर बसे शहरों को हवाई जहाज अपने निरंतर आक्रमण से ध्वस्त कर देंगे। इटली और जर्मनी एक साथ फ्रांस से युद्ध करेंगे। यूरोप में फ्रांस की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक धक्का पहुंचेगा। दूसरे विश्व युद्ध के समय फ्रांस में एक तानाशाह सत्तारूढ़ होगा जो फ्रांस की बिगड़ी दशा को सुधार देगा। यह व्यक्ति था जनरल दिगाल। यहूदियों को बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसके पश्चात ये फिलिस्तीन पर अधिकार प्राप्त करने में समर्थ होंगे। कीरो का अपना हाथ। कीरो का जो हाथ था उसके बारे में कैसे, उनका हाथ की भविष्य कैसे थी, रेखाएं कैसी थी। कीरो का इतना अधिक चमत्कारपूर्ण भविष्यवाणी के योग्य बनाने वाले सब गुण उसके हाथ में रेखा और चिन्हों में मौजूद थे। वे गुण इस प्रकार थे। उसके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा थी जो बहुत कम हाथों में पाई जाती है। प्रथम मस्तिष्क रेखा बृहस्पति क्षेत्र से आरंभ होती थी जो महत्वाकांक्षा, प्रगति, वरीयता और व्यवहारिक मानसिक क्षमता की सूचक है। दूसरी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर आरंभ होती है जिससे यह प्रकट होता है कि जातक भावुक और सतर्क है। हृदय रेखा पहली और दूसरी उंगली के बीच के स्थान से आरंभ होती है। यह संतुलित भावुकता के और सहृदयता की परिचायक है। जीवन रेखा काफ़ी लंबी है और उसकी बगल में मंगल रेखा है जो जातक को दीर्घायु बनाती है और अधिक जीवन शक्ति प्रदान करती है। भाग्य रेखा के साथ एक दूसरी छोटी भाग्य रेखा भी है। सूर्य रेखा सबल है और प्रतिभा, प्रसिद्ध और सफलता का सूचक है। हाथ में अतिनिंद्रिय ज्ञान रेखा और मिस्टिक क्रॉस भी है। यह लोग केवल उन व्यक्तियों के हाथ में पाए जाते हैं जो विद्वान, ज्योतिषी और सफल भविष्य वक्ता बनते हैं। कीरो द्वारा किए गए महान कार्य उसके आश्चर्यजनक भविष्यवक्ता होने के प्रमाण तो थे ही, परंतु जब वह ख्याति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए तो उसे अपने घरेलू जीवन के लिए एक क्षण में ही निकालना संभव हो गया था। दैनिक कार्यों से निपटने के दौरान वह किसी न किसी बात की भविष्यवाणी करता रहता था। कीरो की पहली पत्नी एक रसायन शास्त्री और वनस्पतिक विशेषज्ञ थी। उसका नाम काउंटेस मीना हेमन था। वैसे तो वह कीरो को वर्षों से जानती थी, परंतु जब तक वह 39 वर्ष की नहीं हो गई उसने उससे विवाह नहीं किया। उसका विवाह उसके लिए और भी निराशाजनक जीवन का सूचक बना। उसे कभी भी कीरो के साथ घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता था और ना ही उसे कीरो के सामाजिक जीवन में भाग लिया। वह हमेशा एकांत में ही समय बिताती थी। उसे कीरो के कारण कोई आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं हुई। यद्यपि कीरो अपने समय में एक हाथ का अध्ययन करने का $1000 तक फीस लेता था, परंतु अपने बुरे दिनों और परिवार के भरण पोषण और सामान्य जीवन स्तर के लिए बनाए रखने के लिए कीरो ने कुछ भी नहीं जोड़ा था। मेजर W.M. क्रोस एक खान इंजीनियर थे जो मंगोलिया में पद स्थापित है। उन्होंने कीरो की किताबों को लामाओं और मंगोल भुट्टो के फायदे के लिए चीनी भाषा में अनुवाद किया। इस कार्य के लिए उन्हें स्पंदन नियम पर आधारित सुप्रसिद्ध चीनी व कविताओं के संग्रह का सेट उपहार में दिया। इसे कीरो की विश्व भविष्यवाणी में आगामी 100 वर्ष की घटनाओं से संबंधित किया गया। 1930 में एक दिन भिक्षु ने क्रोस से कहा कि एक भिक्षु कैलिफोर्निया में एक ऐसे आदमी की तलाश में भेजा गया है जिसके जादुई स्पंदन इतने ऊंचे हैं कि वह व्यक्ति कीरो ही हो सकता है। उसके इस स्पंदन को केवल उसकी उस बुद्ध प्रतिमा के द्वारा ही जाना जा सकता है जो कीरो के पास है और ईशा से 100 वर्ष पूर्व की है। इसके पृष्ठभाग पर चीनी भाषा में चीन के महान व्यक्तियों के नाम खुदे हुए थे। क्रोस कैलिफोर्निया गया और ताउसन नोरमठ का वह भिक्षु से मिला। इस भिक्षु ने बताया कि हॉलीवुड में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका स्पंदन चीनी कविता में सांकेतिक स्पंदनों के अनुरूप है। क्रास जब उसके घर गया तो वास्तव में वहाँ पर चीनी पत्थर की बुद्ध प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। कीरो ने क्रॉस से अनुरोध किया कि उसके पास प्राचीन बुद्ध प्रतिमा में जो चीनी भाषा के शब्द खुदे हुए हैं उनका अनुवाद करे। उसमें जो कुछ खुदा हुआ था उसका बहुत सा भाग मिट चुका था। अंत लिखावट के एक भाग को ही क्रोस अनुवादित कर सका। यह वह व्यक्ति है जो सभी मनुष्य को में अच्छाई को देखता है, समझता है और पाता है, जो दूसरों के अच्छे विचारों को संदेश देता है, उनके भाग्य को आकर्षित करता है। यह व्यक्ति अपार ख्याति, अपार प्रतिष्ठा का अधिकारी होगा जिसके पास भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा होगी। कीरो के जीवन की एक और महत्वपूर्ण महिला उसकी जीवनी लेखिका एडिथ मालफोर्ड नेल्सन थी। उसका विचार था कि कीरो प्रख्यात इटालियन तांत्रिक कांग्लिस्ट्रो का अवतार है। कांग्लिस्ट्रो 18वीं शताब्दी का प्रख्यात तांत्रिक, दानवीर, धनी था जो जादू के जरिए किसी भी रोगी को स्वस्थ करने की क्षमता रखता था। एडिथ नेल्सन की आकृति बहुत आकर्षक थी। सुंदर, सजीव एडिथ दर्शन, पुराण आदि के अध्ययन में रुचि रखता था। उसके स्वप्न लोक में एक लंबे और आकर्षक ग्रीक विद्वान की छवि बसी हुई थी। यह व्यक्ति कीरो था। एडिथ की मुलाकात इस व्यक्ति से अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में 17 वर्ष की किशोर अवस्था में हुई थी। वह तब बड़े धड़कते दिल से अपना हाथ दिखाने के लालच से कीरो के प्रांगण द्वारा पहुंची। कीरो आगामी 2 सप्ताह तक व्यस्त था। वह जब अपने 2 मुवक्किलों को विदा कर रहा था तो उसकी नज़र एडिथ पर पड़ी। उसने
अपने सचिव द्वारा रोके जाने के बावजूद भी कीरो ने तत्काल उसे अपने कमरे में बुला लिया। हाथ देखने के दौरान अदिति कीरो के स्पर्श, व्यवहार और बातचीत से इतनी सम्मोहित हो गई जैसे कि वह कीरो के साथ युगों से रहती आ रही हो। उसे लगा कि कीरो ही अतीत है उन महापुरुषों का अवतार लेकर आया है जो ड्रेमेटियस, फ्लेस्ट्रेट या कांगल्यूशर के नाम से जाने जाते हैं। कीरो के जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने संपर्क किया। उसे कोई ना कोई वस्तु ऐसी दे गए जो उसके उसके कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक सिद्ध हुई। एक बार जब वह रोम के सेंट पीटर कैथेड्रल चर्च में गया तो उसे एक अजनबी वृद्ध मिला जो उसे विशेष रूप से ढूंढ रहा था। अजनबी उसे अगले दिन ठीक उसी वक्त वहां पर मुलाकात करने के लिए कहा गया और एकाएक ओझल हो गया। अगले दिन की मुलाकात में फिर वही रहस्यपूर्ण वृद्ध वहां पर आया तो उसे एक बंद पैकेट थमाते हुए बोला, मेरे परिवार के पास प्राचीन काल की एक बहुमूल्य धरोहर बची हुई है जिसे आज मैं उसके सही उत्तराधिकारी को सौंपना है और यह उत्तराधिकारी तुम हो। कि तो जब वहां से अपने होटल लौटा तो उसने जिज्ञासावश वह पैकेट खोला। उसने देखा कि यह अनमोल पांडुलिपि प्राचीन और अज्ञात समय की तांत्रिक विद्याओं के अनुदित प्रति थी। इससे सूत्र, फार्मूले और जादू विज्ञान के उदाहरण थे जो कीरो को उसके अध्ययन में उपयोग सिद्ध होते। इस प्रकार एक इजिप्शियन साधु से अरब और त्रिस देशों के दौरान टकराया। साधु ने उसे देखते ही एक हाथ का नमूना पेश किया और बोला कि वह ऐसा व्यक्ति इस युग में अवतरित हुआ है जो हस्तरेखा विज्ञान के प्राचीन शास्त्र के नए सिरे से प्रस्तुत करने में सफल होगा। इसी प्रकार एक तिब्बती भिक्षु ने उस अवतार को श्रेणी में रखा और उसे चीनी बुद्ध की जादुई प्रतिमा दी। कीरो को इन्हीं रहस्यपूर्ण भिक्षाओं, साधु और अज्ञात व्यक्ति से 2 बार जीवन दान प्राप्त हुआ। कीरो की मृत्यु सन 1936 में हुई। मृत्यु के समय तक उसका जीवन रहस्यों से भरा था। उसके अंतिम समय में उसकी देखभाल एक दक्ष नर्स श्रीमती ई फिलान ने की। उसने बताया कि जब कीरो अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा था तो उस समय दीवार घड़ी ने जोर की ध्वनि पैदा कर दी थी। उसने तत्काल अपने हाथ की घड़ी में देखा कि 12:15 बीते हैं। उसके उपरांत फिर कुछ क्षणों में जोर की आवाज़ दीवार घड़ी से आई। इसके उपरांत प्रति 10 मिनट बाद तीसरी और चौथी आवाज़ आई। इसके तुरंत बाद ही कीरो प्राण त्याग चुका था और नर्स फिलान ने बताया कि उस वक्त ठीक 1 बजा होगा। कीरो की मृत्यु के बाद वह कमरा बेहद भीनी भीनी खुशबू से भर गया। इतनी सारी फूलों की सुगंधित लहरों के बावजूद कमरे या उसके बाहर एक भी फूल नहीं था। जब तक उसका शव अंत्येष्टि के लिए वहां रखा रहा, हवाएं लगातार खुशबू प्रवाहित करती रही।